Hello dear students, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Vanita Prashar. I am presenting here again with another important topic that is relating to Indian Evidence Act. जैसे आप सभी को पता है कि एट प्रेजेंट एडीए की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है सेकंड टाइम। इससे पहले ऑलरेडी फॉर्म भरे जा चुके थे हरियाणा के अंदर, लेकिन अब फ्रेश फॉर्म फिलिंग के लिए थोड़ा टाइम दिया गया है। तो ईडी का एग्जाम बहुत जल्द आने वाला है, तो उसके लिए मैं जो है एक एविडेंस एक्ट से रिलेटेड और दूसरे अदर एक्ट से रिलेटेड भी वन लाइनर कंसेप्ट को लेकर आई हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि आप इस कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे और इसको एंजॉय भी करेंगे। तो चलिए आज का कंसेप्ट हम जो है ये स्टार्ट करते हैं। जैसे ही वन लाइनर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट या कोई इंपॉर्टेंट सेक्शन हम डिस्कस करेंगे तो मैं आपको मार्क करवा दूंगी और अपने बेयर एक्ट से आपके साथ गो थ्रू भी कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डेट ऑफ एनफोर्समेंट है इसका 1 सितंबर 1872। 1872 को ये एक्ट आया था। 1872 को और कौन सा एक्ट आया था? एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी 1872 का है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये कहाँ दिया गया है? ये दिया गया हमारे सेक्शन 1 के अंदर, वो थोड़ा सा आप माइंड में रखिए। डेट ऑफ एनेक्टमेंट, ये एनेक्ट कब हुआ था? ये एनेक्ट हुआ था 15 मार्च को, यानी कि जब इसके ऊपर गवर्नर की जो आज के टाइम पर प्रेसिडेंट की जो असेंट मिलती है, वो असेंट तो मिल गई थी इसको 15 मार्च को, और ये एनफोर्समेंट में आया था 1 सितंबर को। ये आप ध्यान रखिएगा दोनों डेट्स। इसमें टोटल 3 चैप्टर्स हैं। उन चैप्टर्स में ये दिया हुआ पार्ट्स, 11 पार्ट्स हैं और 167 सेक्शंस हैं, ये ध्यान रखिएगा। इट इज़ एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव लॉ है। एडजेक्टिव लॉ क्या होता है? जिसमें प्रोसीजरल सिस्टम भी दिया गया है और सब्सटेंटिव भी। अब इसको समझने के लिए एडजेक्टिव का मतलब होता है प्रोसीजरल प्लस में सब्सटेंस। प्रोसीजर क्या होता है कि कौन सा ऐसा सिस्टम है, कौन सा ऐसा प्रोसीजर है, कौन सा प्रावधान ये बताएगा कि हमें किस तरीके से एविडेंस को लेना है, वो भी इस एविडेंस एक्ट में बताते हैं। और कुछ राइट्स और लाइबिलिटी जो होती है सब्सटेंटिव लॉ की, वो भी इस एक्ट में डिसाइड किया गया है। एविडेंस एक्ट वॉज इनेक्टेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 69th लॉ रिपोर्ट। 69th जो लॉ कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट पर ये बेस्ड है। तो एडीए में जो क्या है कि एक ये 1 मार्कर में पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। इसके बाद इसमें से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ही है। इसमें कोई सेक्शन को हमें नहीं देखना, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात यहाँ नहीं है। तो इसको अगर आप अच्छे से समझ लेते हो मेनली, तो क्या इसमें डेट को मेंशन करना है, डेट के साथ साथ आपको मेंशन करना है, डेट को अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करना है। मेंशन क्या करना है? कंसेप्ट क्लियर करना है। तो इस कंसेप्ट को आप अच्छे से क्लियर कर लेना। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है इसका? इट इज़ बेस्ड ऑन इंग्लिश लॉ ऑफ एविडेंस। जो इंग्लिश लॉ, ये तो हम सभी जानते हैं कि आज़ाद होने से पहले भारत के जो लॉ थे वो इंग्लिश लॉ पर बेस्ड थे, तो एविडेंस एक्ट भी जो है इंग्लिश लॉ पर बेस्ड था। एविडेंस एक्ट के फादर किसको बोला जाता है? एविडेंस एक्ट का जो फादर है वो बोला जाता है जेम्स स्टीफेंस को, कि जेम्स स्टीफेंस ने जो है एविडेंस एक्ट को बनाया था। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? एविडेंस एक्ट का मेन ऑब्जेक्ट है प्रिवेंटिव इनडिसिप्लिन, की जो अव्यवस्था बनती है किसी भी एविडेंस को देने के लिए, उसको कहीं ना कहीं स्टॉप करना। इंडियन एविडेंस एक्ट इज नॉट अप्लीकेबल ऑन एफिडेविट। ये एफिडेविट पे अप्लीकेबल नहीं है इंडियन एविडेंस एक्ट, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आपने इसे। ये एफिडेविट पे अप्लीकेबल नहीं होगा। नॉर टू प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स पे अप्लीकेबल नहीं होगा आर्बिट्रेटर की। तो इस पॉइंट को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डिटेल में। इंडियन एविडेंस इज एप्लीकेबल ऑन प्रोसीडिंग्स बिफोर कमीशंस इशूड इन जेल और अंडर सेक्शन 271 से 284 तक सीआरपीसी की कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। उस सीआरपीसी के प्रोविजन के अंदर जो है एविडेंस की को जो अप्लीकेबल किया गया, यानी कि आर्बिट्रेटर के सामने ये नहीं होगा और एफिडेविट में नहीं होगा। सेक्शन 2 वॉज रिपील्ड बाय रिपीलिंग एक्ट। सेक्शन 2 जो है वो रिपील कर दिया गया रिपीलिंग एक्ट के द्वारा, 1938 के द्वारा। कई बार क्या होता है कि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नॉर्मली यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन कई बार पूछ लेते हैं। कोर्ट अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट इंक्लूड, कोर्ट का क्या मतलब होगा? ऑल जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स एंड ऑल पर्सन्स लीगली ऑथराइज टू टेक एविडेंस। हर एक जज, मजिस्ट्रेट जो लीगली ऑथराइज है उसको जज करने के लिए, एविडेंस लेने के लिए, वही व्यक्ति जो है कोर्ट की कैटेगरी में फॉल करेंगी। कोर्ट डज नॉट इंक्लूड आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। ये ऑलरेडी हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि आर्बिट्रेटर के आगे इन एविडेंस एक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, तो ये वहाँ पर नहीं अप्लीकेबल होगा।
फैक्ट्स इंक्लूड्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल फैक्ट। फैक्ट्स क्या होंगे? सेक्शन 3 में इंटरप्रिटेशन दी गई है, कोर्ट्स की भी सेक्शन 3 में इंटरप्रिटेशन दी गई है, फैक्ट्स की भी सेक्शन 3 में दी गई है। बोथ फिजिकल एंड मेंटल फैक्ट्स होते हैं। फैक्ट इंक्लूड्स एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। एक ऐसा फैक्ट जो कोई भी व्यक्ति उस मेंटल कंडीशन में है कि उसको समझ सके, ये क्या होता है? फैक्ट होता है। ये दिया हुआ है आपके सेक्शन 3 में। तो अब अगर हम बेयर एक्ट से कुछ प्रोविजंस को समझें, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 की जो डेफिनेशंस हैं उसको हम थोड़ा सा बेयर एक्ट से भी देख लेते हैं। फिर है और फैक्ट में क्या क्या चीज़ें आएंगी? अरेंजमेंट ऑफ सर्टन ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं लाइंस में अरेंज किए गए हैं, वो भी वो फैक्ट्स हैं। मैन होल्डिंग ए सर्टन ओपिनियन, किसी भी तथ्य के बारे में कोई आदमी कोई विचार रख रहा है, वो भी फैक्ट है। पर्सन यूजिंग ए पार्टिकुलर वर्ड इन पार्टिकुलर सेंस, कोई व्यक्ति किसी भी शब्द को कहीं पर यूज़ कर रहा है, वो भी फैक्ट है। ठीक है, तो फैक्ट तक का ये जो कंसेप्ट है हम थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ऑन क्वाजी जुडिशियल प्रोसीडिंग, क्वाजी जुडिशियल क्या होता है कि जो कोर्ट की प्रोसीडिंग नहीं होती है, एसडीएम की प्रोसीडिंग है, कोई डीसी की प्रोसीडिंग है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की, तो वहाँ पर एविडेंस एक्ट अप्लाई नहीं होता। हालांकि कुछ एक प्रिंसिपल्स उसके अप्लाई होते हैं। ठीक है, कुछ एक प्रिंसिपल वहाँ पर हम उसको अप्लाई करते हैं। एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपन एनी सब्सटेंसेज, कोई भी मैटर कहीं पर एक्सप्रेस किया जा रहा है, लिखा जा रहा है, उसको वर्णित किया जा रहा है, वो क्या है? एक डॉक्यूमेंट है। ये भी सेक्शन 3 में बताया गया है। अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट, डॉक्यूमेंट में बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग द मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपन एनी सब्सटेंस। डॉक्यूमेंट जो है रिकॉर्डिंग के लिए, किस रिकॉर्डिंग के लिए? क्या वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए या रील बनाने के लिए? नहीं, ये एविडेंस को रिकॉर्ड करने के लिए जो कुछ भी एक सब्सटेंस के रूप में यूज़ किया जाए, वो भी क्या है? डॉक्यूमेंट है। वर्ड्स लिथोग्राफ्ड डॉक्यूमेंट, कुछ वर्ड्स हैं, कुछ फोटोग्राफ्स है, कुछ लिथोग्राफ्स है, वो लिखी गई है, वो भी क्या है? डॉक्यूमेंट है। एनी ऑब्सीन गेस्चर्स, कोई भी भद्दी पोज देना, मेड इन द एयर एंड रिकॉर्डेड इज ए डॉक्यूमेंट, वो भी एक डॉक्यूमेंट होगा। लास्ट इन थ्योरी रिक्वायर्ड कोरोबरेशन, लास्ट सीन थ्योरी क्या होती है कि लास्ट टाइम पर इनको इकट्ठा दिया गया, देखा गया था। जब भी कोई भी क्राइम किया जाता है तो हम ये कहते हैं कि किसका मर्डर किसने किया होगा, तो वहाँ पर ये एक थ्योरी अप्लाई की जाती है कि दोनों जी लास्ट टाइम पर साथ थे। तो उस थ्योरी को आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते कि ये इसके साथ था तो ये जो है इसको इसने मारा होगा, क्राइम किया होगा, नहीं, उसको भी कोरोबरेशन की जरूरत पड़ेगी। कोरोबरेशन का मतलब है कि कोई दूसरा व्यक्ति उसके पक्ष में गवाही देगा, बताएगा उन फैक्ट को और वेरीफाई करेगा कि हाँ जी ये कंडीशन थी। फिर है सेक्शन 3 में, और क्या है? अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड, एक फैक्ट को प्रूव किया जाएगा। जब एक फैक्ट को प्रूव तब माना जाएगा जब वो फैक्ट ना तो प्रूव हुआ है और ना ही डिसप्रूव हुआ है, ना तो प्रूव को साबित किया गया और ना ही कैंसिल किया गया है। एफिडेविट्स आर नॉट इंक्लूडेड विद इन द परव्यू ऑफ डेफिनेशन ऑफ एविडेंस, एफिडेविट को जो एविडेंस में इंक्लूड नहीं किया गया। जब एफिडेविट पे अप्लीकेबल ही नहीं होता, एविडेंस में कैसे इंक्लूड किया गया? देखिए ये कुछ लाइंस जो है बीच बीच में से उठाई गई है, कोई सेक्शन 3 से, कोई सेक्शन 2 से, इसलिए है रैंडमली उठाई गई है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो भी रैंडमली आते हैं। टेप रिकॉर्ड्स ऑफ स्पीचेज एंड डॉक्यूमेंट्स एज डिफाइंड इन सेक्शन 3, टेप रिकॉर्डेड जो है वो भी डॉक्यूमेंट्स की कैटेगरी में आएगा। तो आज की इस क्लास में भी हम इस लेक्चर के 2 पेजेस पढ़ेंगे, टोटल 32 पेजेस हैं, तो 2 पेजेस को हमने आज कवर कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ अलग कुछ पॉइंट के माध्यम से। तो चलो वहाँ पर उसको बोर्ड के जैसे दीवार पे बोर्ड होता है वैसे मेरे पास एक ही छोटा सा बोर्ड है, यहाँ पर इसको जो है हम समझते हैं कि क्या कुछ है। नहीं, अभी हमें अपडेट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप बोर्ड दे दीजिए। ये बोर्ड भी कहाँ चला गया है? देखिए अगर हम सेक्शन 2 की बात करते हैं, आप सभी अपना सेक्शन 1 की बात करते हैं, तो सेक्शन 1 के लिए आप अब अपने बेयर एक्ट्स को निकाल लीजिए। सेक्शन 1 में कहता है कि नॉट अप्लीकेबल ऑन, कहाँ कहाँ अप्लीकेबल ये नहीं होगा। ये कह रहा है कि इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया एंड अप्लाइज टू ऑल जुडिशियल प्रोसीडिंग, सभी पर हो रहा है, और बिफोर एनी कोर्ट इंक्लूडिंग कोर्ट मार्शल, कोर्ट मार्शल पे भी ये अप्लाई हो रहा है। बट कौन सी कोर्ट्स पे अप्लाई नहीं हो रहा? अदर देन द कोर्ट मार्शल, उन कोर्ट मार्शल कोर्ट को छोड़ के जो नॉट अप्लीकेबल कहाँ होगा? ये नॉट अप्लीकेबल कोर्ट मार्शल में भी कौन कौन से एक्ट लागू होंगे? यहाँ पर आर्मी एक्ट, अगर आर्मी एक्ट लागू हो रहा है तो आप एविडेंस को अप्लाई नहीं करोगे। सेकंड, अगर नेवल डिसिप्लिन एक्ट है, नेवल डिसिप्लिन एक्ट है तो वहाँ पर भी
आप इसे अप्लाई नहीं करोगे, एविडेंस एक्ट लागू नहीं होगा। थर्ड जो यहाँ पर आएगा, द इंडियन नेवी डिसिप्लिन एक्ट। ये बेयर एक्ट से आप देख लीजिए, आप क्लैरिफाई कर लीजिए, अगर किसी प्रकार का डाउट है तो मुझसे आप कमेंट कर दीजिएगा। फिर इसके अंदर आता है एयरफोर्स एक्ट। एयरफोर्स एक्ट अगर वहाँ पर भी है तो ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा ये कह रहा है बेयर एक्ट आपका, बट नॉट टू एफिडेविट। ये एफिडेविट पे भी अप्लाई नहीं होता, बट इसके एक्सेप्शन है। कई बार क्या होता है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एक्सेप्शन क्या मान के चलोगे। देखिए एविडेंस एक्ट जो है वो सिविल एज वेल एज क्रिमिनल दोनों पर अप्लाई होता है। तो सिविल में कुछ एक एक्सेप्शन दिए गए हैं। सिविल में एफिडेविट से रिलेटेड एक चैप्टर है ऑर्डर 19, वहाँ के कुछ प्रोविजंस हैं, रूल 1, 2, 3, वहाँ पर ये अप्लाई होगा, ये एक्सेप्शन है। सेकंड सेक्शन 32 इंडियन एविडेंस एक्ट पर भी अप्लाई होगा। अगर किसी ने एफिडेविट दे भी दिया और वो मर चुका है तो यहाँ पर अप्लाई होगा। सीआरपीसी के 295, 296, 297 वहाँ पर भी ये अप्लाई होता है। हालांकि वहाँ पर यहाँ पर भी एफिडेविट का वर्णन है, यहाँ पर भी एफिडेविट और यहाँ पर भी एफिडेविट, उन तीनों चीज़ पे अप्लाई होता है। इसके अलावा ऑर्डर 18 सीपीसी का उसका रूल 4 है, वहाँ पर भी ये अप्लाई होता है। तो इन चीज़ों पर जो है ये एविडेंस एक्ट अप्लाई होगा। हालांकि यहाँ पर एफिडेविट की वैल्यू है। तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर कवर हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं। नेक्स्ट आप आ जाइए कोर्ट पर। अगर आप बेयर एक्ट में पढ़ते हैं तो कोर्ट का मतलब क्या है, वो जज, वो मजिस्ट्रेट और हर वो व्यक्ति, लेकिन नॉट इंक्लूड आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर ये चीज़ सेक्शन 2 में भी दी गई है कि आर्बिट्रेटर पर भी इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो अप्लाई नहीं होता, ठीक है। फिर है अकेला जज मजिस्ट्रेट नहीं आएंगी, जज मजिस्ट्रेट लीगली ऑथराइज्ड होने चाहिए। ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लीगली ऑथराइज्ड हो तभी वो माना जाएगा कि उसमें फॉल कर रहा है, ठीक है। फिर फैक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, सेक्शन 3 बात करता है फैक्ट। फैक्ट के अंदर आपकी कोई भी थिंग आ सकती है, एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स, या बेयर एक्ट में से पढ़ लीजिए। ज़्यादा मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा लेक्चर हमारा, लेकिन बेयर एक्ट से मैं बता देती हूँ आपको। एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग्स, रिलेशन ऑफ थिंग्स, कैपेबल ऑफ बीइंग परसीव्ड बाय सेंसेस। परसीव्ड बाय सेंसेस का मतलब है आँख नाक से हम उसे महसूस कर सकते हैं। शरीर के जो हमारे सेंसेस होते हैं, 5 सेंसेस होते हैं, उनसे वो ऑब्जर्व किया जा सके। और सेकंड कोई भी मेंटल कंडीशन है जिसमें वो व्यक्ति आप ये कह सकते हो कंसाइज है, सुनने की समझने की क्षमता है, तो उस व्यक्ति पर भी जो भी फैक्ट्स हैं वो अप्लाई होते हैं। फिर इसके अंदर है डॉक्यूमेंट। क्या होता है डॉक्यूमेंट का मतलब, कोई भी ऐसी चीज़ जो कहीं भी लिखी गई है, कहीं भी खुरेदी गई है, कहीं पर पत्थरों को कार्व किया गया है, या किसी घर के बेड पर कुछ लिखा गया है, मेज़ पर कुछ लिखा गया है, पहाड़ पर कुछ लिखा गया है, कोई संकेत बनाए गए हैं, कोई प्रिंटेड फॉर्मेट में है, कोई भी मूर्ति वगैरह है, वो सारी चीज़ें जो है वो डॉक्यूमेंट में फॉल करती हैं। जब भी आप डॉक्यूमेंट की बात करते हो तो उसके लिए आप हमेशा याद रखना सेक्शन 29 आईपीसी भी डॉक्यूमेंट की बात करता है। तो ये है छोटा सा कंसेप्ट। कल की क्लास में हम बाकी के फैक्ट्स करेंगे, रेलेवेंट क्या है, फैक्ट एंड इशू क्या है, और प्रूव्ड क्या है। प्रूव्ड को हालांकि आज की क्लास में हमने देख लिया कि जो फैक्ट जिस पर बिलीव किया जा सके कि ये था फैक्ट और एक आम आदमी उसको समझ सके, तो वो प्रूव माना जाता है कि जो फैक्ट प्रूव हो चुका है वो प्रूव्ड है। जिसके बारे में कोई व्यक्ति बिलीव ही नहीं कर सकता तो उसे आप फैक्ट्स प्रूव नहीं मान सकते। और जो फैक्ट जो है ना तो प्रूव हो रहा है ना डिसप्रूव हो रहा है, तो वो आप ये मान के चलोगे कि वो फैक्ट किसी भी कैटेगरी में नहीं आ रहा, ना तो प्रूव्ड की कैटेगरी में आ रहा है ना डिसप्रूव्ड की कैटेगरी में आ रहा, तो ये माना जाएगा कि वो फैक्ट जो है वो नॉट प्रूव्ड है। तो ये है हमारा आज का छोटा सा कंसेप्ट। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिससे कि मेरे इस चैनल की कुछ ग्रोथ हो सके और आपको भी थोड़ा सा हेल्प मिल सके। देखिए कोई भी काम जब किया जाता है किसी न किसी पर्पज़ से किया जाता है। अगर मैं ये कह दूं कि सिर्फ मैं स्टूडेंट्स के फेवर के लिए कर रही हूँ, नहीं, अकेला वही नहीं है, क्योंकि
फाइनेंशियली अपने सोर्सेज को थोड़ा सा हम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम हेल्पफुल हो जाते हैं स्टूडेंट के लिए। तो मैं आशा करती हूँ ये आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।